चलो, तो सबसे पहले जब हमने कल डिस्कस किया था यूजफुल रेनफॉल, तो क्या होता था यूजफुल रेनफॉल? यूजफुल रेनफॉल क्या था कि जो जितनी रिक्वायरमेंट है क्रॉप की उसमें से जितना हिस्सा पानी दे देगा बारिश की फॉर्म में, वो आपको यूजफुल रेनफॉल में, और जो आप नहीं पूरा कर पाओगे बारिश के अलावा वो बाकी किस में आ जाता है? आपके पास कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में। जितनी भी कंजप्ट रिक्वायरमेंट होती है, हमें थोड़ा ज्यादा ही पानी भेजना है, क्योंकि सॉइल के अंदर लीचिंग का भी एक केस बन सकता है, पानी सॉइल भी एब्जॉर्ब करेगी, उसे बोलेंगे नेट इरिगेशन। तो अगर नीचे का डिसाइड हो गया, फील्ड पे थोड़ा ज्यादा भेजना पड़ेगा, फील्ड वाले को क्या बोलेंगे? FIR। और फील्ड पे जितना डिसाइड हुआ लेकिन कैनाल से ज्यादा लेना पड़ेगा, और उस कैनाल वाले को क्या बोलेंगे हम? कहाँ लिखा है? GIR। GIR। क्लियर है ये चीज? अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे कैसे बनेंगे। उससे पहले आज एक टर्म सीखने वाले हैं, फिर आप क्वेश्चन पे चलेंगे। टर्म बड़ी थोड़ी सी है लेकिन बहुत पावरफुल टर्म है। अलग अलग जैसे पूछेगा फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस आपके पेपर में यहां से बनेंगे। हेडिंग डालो, टॉपिक का नाम लिखो, सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप। सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप। और इस टॉपिक के साथ आपका एक बहुत बड़ा यूनिट जो वाटर क्रॉप ये इरिगेशन रिक्वायरमेंट वाला चैप्टर है, ये खत्म हो जाएगा। सैटरडे को छुट्टी आ रही है, यूटिलाइज करो जिन बच्चों ने इरिगेशन अभी तक स्टार्ट किया और सॉइल, दोनों के क्वेश्चन खत्म कर दो, तब जाके आपका वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। टॉपिक का नाम है सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप। सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप। चलिए लिखिए, सबसे पहले इस तरीके से मेरे साथ समझना जो मैं बनाने जा रहा हूं, जो मैं समझाने जा रहा हूं उस तरीके से देखना। ठीक है, एक लाइन ऐसी डॉटेड, इसको FC लिख देना आगे, फील्ड कैपेसिटी बनाते जाओ मेरे साथ। एक लाइन OMC, एक लाइन PWP। अगर ये टेबल आप सीख जाओगे तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे, समझना बहुत इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स को। ये सभी के सभी क्या है? दे ऑल आर मॉइस्चर कंटेंट्स इन द रूट जोन। ये सभी के सभी क्या है? दे ऑल आर मॉइस्चर कंटेंट्स इन रूट जोन। ठीक है, करें स्टार्ट। सपोज मैंने एक यहां पर, ध्यान से समझना, सपोज मैंने एक यहां पर एक क्रॉप बनाई और ये उसकी रूट्स थी, ये उसकी रूट्स थी। ये जो लाइन है, ध्यान से, एक ही बार में समझ आ जाएगा, कंसंट्रेशन इधर होगी। ये जो लाइन है ये अलग अलग वाटर कंटेंट्स हैं जो रूट्स में नीचे प्रेजेंट होता है। हमारे पास बेसिकली टेक्निकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉइस्चर्स। एक होता है अवेलेबल मॉइस्चर, जिसको हम AM करके बोलेंगे, या अवेलेबल वाटर बोल सकते हो। एक होता है नॉन अवेलेबल मॉइस्चर, जिसको बोलेंगे NAM। ठीक है, नॉन अवेलेबल मॉइस्चर, नॉन अवेलेबल वाटर भी बोल सकते हो। ये जो लाइन है ना PWP, और ये जो लाइन है FC, FC कहता है टोटल जितना पानी प्रेजेंट है आपके पास रूट्स में नीचे, उस सारे पानी को हम क्या बोलते हैं? टोटल का फील्ड कैपेसिटी। डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि अवेलेबल कितना, नॉन अवेलेबल कितना, सब कुछ मिला दो तो जितना मॉइस्चर अवेलेबल है वो क्या होता है? फील्ड कैपेसिटी। PWP का मतलब होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मैं लिखवाऊंगा, आप अभी सुनो पहले। परमानेंट
विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ध्यान दे देना, ये एक वो मॉइस्चर कंटेंट की लाइन है, इसके नीचे जितना भी मॉइस्चर अवेलेबल होगा दैट इज नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। क्या बोलते हैं उसको? नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। मैंने क्या बोला? फील्ड कैपेसिटी के नीचे जितना है वो दैट इज वाटर कंटेंट्स। लेकिन इस लाइन के जो नीचे है ये वाला पानी कौन सा है? मतलब इस लाइन के नीचे जो पानी है वो आप लोग या रूट्स की बात करें वो उस पानी को कभी भी खींच, ये रूट इसके नीचे पानी को कभी भी खींच नहीं पाएगा। वो भूल जाओ, वो खींच ही नहीं सकता, ये उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो पीडब्ल्यूपी के नीचे वाला जितना भी पानी है ये सारा किस कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। चलो आगे, नेक्स्ट टाइम आगे सुनो। इसका मतलब अगर ये चीज नॉन अवेलेबल मॉइस्चर है तो इन दोनों के बीच में जो पानी है ये क्या होगा? अवेलेबल मॉइस्चर। क्या ये बात समझ आई? इधर से लेके इधर तक दैट इज व्हाट? अवेलेबल मॉइस्चर। ये मॉइस्चर्स की लेवल लाइन बताइए। तो मतलब अगर मैं फील्ड कैपेसिटी में से पीडब्ल्यूपी माइनस करूं, फील्ड कैपेसिटी में से पीडब्ल्यूपी माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? अवेलेबल मॉइस्चर। लिखना नहीं, सिर्फ समझना अभी के लिए। क्या ये बात समझ आ रही है? और पीडब्ल्यूपी के नीचे क्या है? नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। ये मॉइस्चर हमारे किसी काम का नहीं है। अब बच गई ये दो लाइनें। इस अवेलेबल मॉइस्चर में से ये वाला जो मॉइस्चर है इसे बोलते हैं रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, RAM। क्या बोलते हैं? रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, RAM। इस मॉइस्चर को आपके रूट्स आराम से खींच सकते हैं। अगर पानी इधर कहीं पड़ा है, इस लेवल पे कहीं है, ये आराम से रूट्स खींच सकती है। लिखा? इस वाले पानी को बोलते हैं नॉन रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। क्या बोला? नॉन रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। ये वाला पानी है तो अवेलेबल का ही पार्ट, लेकिन इस पानी को अगर आपकी रूट्स ने खींचने की कोशिश की, मतलब पानी इधर पहुंच चुका है और रूट्स खींच रही हैं, उनको ज्यादा एफर्ट लगेगा और ज्यादा एफर्ट लगाने के चक्कर में वो अपनी बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएंगे। अपना बेस्ट आउटपुट मतलब वो जो मैक्सिमम ग्रो कर सकता था वो क्रॉप नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये वाला तो उसकी रेंज के ही बाहर है ना, ये तो भूल जाओ, ये तो उसके है ही नहीं, रेंज के ही बाहर। उसके रेंज के अंदर जो है वो है एफसी और पीडब्ल्यूपी के बीच में। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। मतलब ये मॉइस्चर अगर है तो ये क्रॉप आराम से खींच सकती है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उल्टा अच्छा है उसके लिए। नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, ये वाला मॉइस्चर क्रॉप खींच सकती है लेकिन उसको ज्यादा एफर्ट लगेगा, लेकिन खींचने के बाद वो अपने बेस्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब खींच सकता है लेकिन जबरदस्ती करके आपको उसमें जोर ज्यादा लगेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे, जिस वजह से उसकी यील्ड खराब हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं RAM को मुझे डिफाइन करना है, RAM को मुझे डिफाइन करना है, तो टेक्निकली वो कौन सा मॉइस्चर कंटेंट है? फील्ड कैपेसिटी और OMC के बीच में बोल सकते हैं। फील्ड कैपेसिटी और OMC के बीच में, OMC होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्लियर है यहां तक बात? डायग्राम बनाओ फिर मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूं। ऑनलाइन में क्लियर है ये स्टेटमेंट्स? तो कहाँ से लगाएं, क्या लगाना है? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मैंने बताया था इरिगेशन के क्वेश्चंस के लिए, सोर्सेज मैंने आपको बताया फर्स्ट लेक्चर के अंदर। आपने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने चीज़ें मेंशन की। SSC PYQs लगा सकते हो। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स खत्म कर देना, सैटरडे आपको छुट्टी मिल रही है। आपके पास दूसरा है ऑप्शन, गुप्ता एंड गुप्ता लगा सकते हो, SK गर्ग के क्वेश्चंस लगा सकते हो। ये तीन क्वेश्चंस आप लगा लो इरिगेशन के लिए, उसके बाहर से कुछ नहीं करना, बाकी आप टेस्ट दे देना।
नोटेड। एफसी मतलब फील्ड कैपेसिटी, मैं लिखवाऊंगा ये सभी। अभी आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं ये सब लिखवाऊंगा। ये फील्ड कैपेसिटी क्या है ये सब लिखवाऊंगा। करें स्टार्ट। चलो, अब ये चीज समझना इधर, जो मैं लिखवाने जा रहा हूं उससे पहले मैं कोई यही मान लो, ये है आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है। पानी आया इसके ऊपर, किसी भी तरीके से आया, वो नहीं मैं बात कर, पानी आया, ये लिखवाऊंगा मैं। पानी जो आएगा, कुछ पानी जाके सपोज इधर आपका था ग्राउंड वाटर टेबल, GWT मतलब ग्राउंड वाटर टेबल। कुछ पानी जाके आपके ग्राउंड वाटर के साथ मैच हो जाएगा। कुछ पानी आपके आसपास इधर कहाँ रहेगा, सॉइल के अंदर रहेगा, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी। जितना भी रूट्स को जितना भी पानी चाहिए होता है, उसको इस ग्राउंड वाटर टेबल से कोई मतलब नहीं है। वो वही पानी को खींचता है जो उसके आसपास की सॉइल में एब्जॉर्ब होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। इसको कैपिलरी वाला वाटर भी बोल सकते हो आप, लेकिन ग्राउंड वाटर नहीं बोलोगे। तो मतलब मैंने क्या बोला, जब पानी आता है किसी भी ग्राउंड के अंदर एंटर करता है, वो दो जगह जा सकता है। वो ग्राउंड वाटर टेबल के साथ भी मैच कर सकता है जाके, वो आसपास की सॉइल में भी मैच कर सकता है। रूट्स को कौन सा पानी चाहिए, ये वाला पानी चाहिए। इस पानी को किस किस नाम से बोलते हैं, और जितना ये टोटल पानी स्टोर होगा रूट्स के आसपास, इधर नहीं इधर, उसको क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी। उस फील्ड कैपेसिटी में से कुछ ऐसा पानी जो वो बिल्कुल नहीं यूज कर सकता, उसको बोलेंगे नॉन अवेलेबल वाटर। जो कर सकता है उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। लिखना स्टार्ट करो, पेन पकड़ लो अब, और अब पॉइंटर बनाते जाओ। पहला, द वाटर बिलो दी वाटर टेबल, water below the water table, water below the water table is known as groundwater, is known as groundwater, is known as groundwater, is known as groundwater. And above the water table, and above the water table is known as, and above the water table is known as soil moisture. And above the water table is known as soil, क्या लिखा, ऊपर जो है उसको सॉइल मॉइस्चर बोलेंगे, जो नीचे जाएगा टेबल के नीचे, टेबल कौन सा, ग्राउंड टेबल के नीचे, उसे क्या बोलेंगे, ग्राउंड वाटर। आगे लिखो, when water falls over the ground, when water falls over the ground, when water falls over the ground, a part of it, a part of it, a part of it get absorbed in the root zone, a part of it get absorbed in the root zone, a part of it get absorbed in the root zone, a part of it get absorbed in the root zone. लिख दिया, आगे, and the rest flows downwards, and the rest flows downwards, and the rest flows downwards, and the rest flows downwards under the action of gravity, 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 under the action of gravity. इधर ध्यान देना सभी, इस वाले पानी पे क्या लग रहा है, ग्रेविटी इफेक्ट, और जाके वो ग्रेविटी से चलता 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 कहाँ मिल गया, ग्राउंड वाटर के साथ। उल्टा सोचो अब, पेपर में क्वेश्चन, इसका मतलब जो ये रूट जोन में पानी रहता है इस पे ग्रेविटी का इंपैक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव है ये, कि जो पानी ये रूट्स खींच रही हैं, ये क्या वो ग्रेविटी वाटर है। जो पहली बार सुन रहा होता है उसको लगता है हाँ ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी में ही आएगा नीचे, नहीं, ग्रेविटी वाटर होता तो वो इधर चला जाएगा। दिस इज नॉट अ ग्रेविटी वाटर, इसको आप कैपिलरी वाटर बोल सकते हो, जो ऊपर ही रहेगा। तो दिमाग में ये चीजें साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐड करते जाना। आगे चलो, नेक्स्ट लाइन,
नेक्स्ट लाइन, कहाँ वर्ड एंड किया मैंने? इज कॉल्ड ग्रेविटी वाटर, ये लिख दिया, इज कॉल्ड ग्रेविटी वाटर, इज कॉल्ड ग्रेविटी वाटर। ये डायग्राम भी साइड पे बना लेना, ऐसे रूट जोन, एक्शन ऑफ ग्रेविटी साइड पे दिखा देना। नेक्स्ट लाइन, when all the water is drained down to the water table, when all the water is drained down to the water table, when all the water is drained down to the water table, water, when all the water is drained down to the water table, when all the water is drained down to the water table, a certain amount of water is retained, a certain amount of water is retained, a certain amount of water is retained, a certain amount of water is retained in the root zone, a certain amount of water is retained in the root zone, a certain amount of water is retained in the root zone due to molecular actions, due to molecular actions, due to molecular actions and loose chemical forces, या chemical forces लिख दो, हाँ forces between the soil and the water molecules, between the soil and the water molecules, between the soil and the water molecules. नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन अलग से पॉइंट बनाना, ऑब्जेक्टिव है, द वाटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वाटर विच कैनॉट बी इजिली ड्रेन्ड, the water which cannot be easily drained, water which cannot be easily drained under the action of gravity, under action of gravity, under the action of gravity, and having its presence in the root zone, and having its presence in the root zone, and having its presence in the root zone, presence in the root zone, then it is called field capacity, it is called field capacity, it is called field capacity. ये जो फील्ड कैपेसिटी लिखा था, ये वही वाला मॉइस्चर है जो रूट जोन पे रहेगा अगेंस्ट द एप्लीकेशन ऑफ क्या, ग्रेविटी। जो पानी ऊपर रहेगा विच कैनॉट बी इजी ड्रेन अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसे क्या बोलेगा, फील्ड कैपेसिटी। वो पूछ सकता है फील्ड कैपेसिटी इज विच टाइप ऑफ वाटर, आप बोल सकते हो इट इज नॉट अ ग्रेविटी वाटर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आगे आहिस्ते और चीजें जुड़ती जाएंगी। क्या आपको समझ आया फील्ड कैपेसिटी के लिए? अब अभी तक ये देखो, पहले मैंने समझा दिया पूरा, अभी तक ये पता चला कि ओके जितना पानी आता है वो दो जगह जा सकता है, ग्राउंड वाटर के साथ मिल सकता है, वो हमारे किसी काम का नहीं, जो हमारे काम का है वो इसके रूट्स में रहेगा। अब जो हमारे काम का है उसमें से भी कुछ पानी हम नहीं यूज कर सकते, वो कौन सा पानी है, नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। वो इसी का पार्ट है, किसका, फील्ड कैपेसिटी का पार्ट है। उसको ग्राउंड वाटर से कोई लेना देना नहीं है। लिखना स्टार्ट करो, ग्राउंड वाटर, हाँ 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 हाँ, ये जितना भी है ना ये सारा यहां वाला है, ये इसका कोई इससे लेना देना नहीं, ठीक है। फील्ड के नेक्स्ट पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी इज द मैक्सिमम मॉइस्चर, फील्ड कैपेसिटी इज द मैक्सिमम मॉइस्चर
field capacity is the maximum moisture, field capacity is the maximum moisture, field capacity is the maximum moisture content in the root zone. It's the maximum moisture content in the root zone. It is the maximum moisture content in the root zone. लिखा? Next line. Next line. Corresponding to degree of, इकट्ठा ये, corresponding to degree of saturation equals to 1. 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 लिख दिया? Next line. Field capacity further consists of two parts. Field capacity further consists of two parts. Field capacity further consists of two parts. अब फील्ड कैपेसिटी के अंदर दो तरह का मॉइस्चर कंटेंट दिखेगा, वो भी आपको मैंने अभी आइडिया दिया है. दो कौन सा होगा? एक लिखो, लिखो पहला पॉइंट. फर्स्ट पार्ट इज दैट which is attached to the soil molecules. First part is that which is attached to the soil molecules. First part is that which is attached to the soil molecules. First part is that which is attached to the soil molecules and can be extracted by the roots, and can be extracted by the roots and can be extracted by the roots by the capillarity, by the capillarity, by the capillarity. This available moisture is called capillary water. This available moisture is called capillary water. अब यही वाला जो है वो यूज कर पाएगा वो. This available moisture is called capillary water. मेरे क्वेश्चंस को सिंक करते जाना दिमाग में अपने. पहला, ग्राउंड पे कितना जो भी पानी आ रहा था वो कहां कहां जा सकता था? वो ग्राउंड वाटर टेबल से मिल सकता था. वो क्या रूट्स के काम का है? नहीं. दूसरा, जो सॉइल एब्जॉर्ब करेगी पानी, जो सॉइल एब्जॉर्ब कर रही है पानी, मैक्सिमम जितना वो एब्जॉर्ब करेगी उसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे. फील्ड कैपेसिटी में क्या ग्रेविटी का इंपैक्ट है? कोई इंपैक्ट नहीं है. कहता फील्ड कैपेसिटी में दो तरह का पानी हो सकता है. एक वो पानी जो रूट्स खींचेंगी. अब जब कोई चीज खींचता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो गया, खींच रहा है, और खींच रहा है, उस पानी को क्या बोल रहे हैं? कैपिलरी वाटर. तो कैपिलरी वाटर मैंने क्या बोला? पहले ही बता दिया था. क्वेश्चन आया फील्ड कैपेसिटी कौन सा पानी कंसीडर करे? ग्रेविटी वाटर नहीं. आंसर क्या होगा? कैपिलरी वाटर. इसके अंदर एक और पानी है, फील्ड कैपेसिटी में एक और पानी है जो वो नहीं खींच पाएगा. अब इसके बारे में बात करते हैं. ये सारा जो अवेलेबल मॉइस्चर है, ये सारा कौन सा मॉइस्चर है? कैपिलरी वाला. लिखो, द अदर पार्ट इज दैट, द अदर पार्ट इज दैट, द अदर पार्ट इज दैट, द अदर पार्ट इज दैट which is attached to the soil molecules, which is attached to the soil molecules, which is attached to the soil molecules, which is attached to the soil molecules by loose chemical forces and cannot be removed by loose chemical forces. मैं डिटेल में लिखवा रहा हूं, है पॉइंटर्स नहीं चाहिए आपको, बट डिटेलिंग बता रहा हूं. by loose chemical forces and cannot be removed, and cannot be removed
and cannot be removed by capillarity. इन पे कैपिलैरिटी का भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. कैनॉट बी रिमूव्ड बाय कैपिलैरिटी. दे आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर्स. दे आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर्स. दे आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर्स. और हाइग्रोस्कोपिक वाटर्स को आप नॉन अवेलेबल मॉइस्चर भी बोल सकते हो. मॉइस्चर बोलो या वाटर बोलो, वो भी बोल सकते हो. क्या मैं अब आपको ये चीज बोलूं, आप इस चीज को समझ सकते हो कि फील्ड कैपेसिटी जो है वो टोटल के अंदर दो तरह के पानी थे. कौन सा पानी था उसके अंदर? उसके अंदर एक था जो वो अवेलेबल था, और इस अवेलेबल मॉइस्चर को हम क्या बोल सकते हैं? कैपिलरी वाटर. और जो नहीं अवेलेबल था इसको क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक वाटर. लेकिन अगर ये स्टेटमेंट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट, फील्ड कैपेसिटी कंटेन्स हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तो ये गलत नहीं है, सही है. उसके अंदर है. लेकिन अगर ये बोले रूट्स कैन एक्सट्रैक्ट हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तो ये गलत है. रूट्स नहीं खींच सकते. रूट्स सिर्फ कौन सा खींच सकते हैं? अवेलेबल मॉइस्चर. ये उनके काम का नहीं है. ठीक है. अब पहली टर्म यहां से हमने फील्ड पढ़ा. अब आते पीडब्ल्यूपी पे. पीडब्ल्यूपी का नाम है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, पीडब्ल्यूपी. PWP, permanent wilting point, PWP. It is that water content, it is that water content, it is that water content below which it is that water content below which, बताओ. मैं below which के पहले आप बता दो क्या below which क्या है. इसके नीचे क्या है? इसके नीचे जो पानी है वो रूट्स कभी भी नहीं यूज कर पाएंगे. below which roots can no longer extract sufficient water for its growth. Roots can no longer extract sufficient moisture बोलो या water बोलो, sufficient water for its growth and built up. अगला स्टेटमेंट इसी के नीचे. मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं इस वाले पानी को रूट्स नहीं खींचेगा. नेक्स्ट लाइन. Therefore it can be concluded that therefore it can be concluded that the water which is available to the plants, water which is available to the plants is the difference of field capacity और किसका? PWP. क्या अभी तक कोई डाउट किसी को ये स्टेटमेंट में? बताओ. हमने समझ पहले ही लिया था, उनको पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं. बताओ क्या यही अवेलेबल होगा पानी? फील्ड कैपेसिटी में से क्या माइनस करेंगे? पीडब्ल्यूपी को मैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोल सकता हूं? क्या वो एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर है? क्या वो नॉन अवेलेबल वाटर है?
बिल्कुल है, ये लिख दिया। क्या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट समझ आया? अगला लिखो, अगला टर्म रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। देख के बताओ इधर, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर क्या है? क्या है ये रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर? ये वो मॉइस्चर है जो एक आपकी, ध्यान से सिर बचा के, ये वो मॉइस्चर कंटेंट है जो आपकी क्रॉप इजीली खींच सकती है, इजीली खींच सकती है, और उसको खींचने में, इस वाले पानी को एक्सट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके लिए अवेलेबल, उसी के लिए है। तो लिखिए रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर की डेफिनेशन लिखिए, इट इज दैट पोर्शन ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर, it is that portion of the available moisture, it is that portion of the available moisture, it is that portion of the available moisture, it is that portion of the available moisture which is most easily extracted by the plants, which is most easily extracted by plants, which is most easily extracted by plants, and it is approximately, and it is approximately 72, and it is approximately 75 to 80% of the available moisture. It is approximately 75 से, सॉरी 75 से 80, सॉरी 80% of the available moisture, of the available moisture. अवेलेबल मॉइस्चर कितना है उसका 70 से 75 से 80% होगा। बोर्ड पे देखना, मतलब ये जो है RAM इस पूरे अवेलेबल मॉइस्चर का कितना परसेंट होगा? 75 to 80 तक। अब बात करते हैं NRAM की, पर उससे पहले RM निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? फील्ड कैपेसिटी माइनस OMC। देखो मेरे साथ, इसी के नीचे नेक्स्ट लाइन, लिखो ऐसे, RM is calculated as the difference of, अभी OMC मैंने बताया नहीं, वो बताना है। RM is calculated as the difference of field capacity minus OMC, field capacity minus OMC। लिखा? अगला टर्म लिखो, नॉन रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। जल्दी से, अब जल्दी लिखते हैं इसको, अब समझ आ गई चीजें। नॉन रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, नॉन रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, non readily available moisture, it is that portion of the 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 available moisture which is not easily available for the plant's growth, which is not easily available for the plant's growth, which is not easily available for the plant's growth, which is not easily available for the plant's growth. If it is extracted, if it is extracted, if it is extracted, अगर इसको फिर भी हमने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, then it may affect the
productivity of the crop. It may affect the productivity of the crop. It may affect the productivity of the क्या crop. लिखा, मतलब इसको खींच सकते हो इस पानी को, लेकिन इस पानी से आपकी क्रॉप की यील्ड पे फर्क पड़ेगा. तो अगर मैं आपके साथ 3 टर्म्स डिफाइन करूं, तो आपको मैं पूछूंगा कौन सा पानी आप ले ही नहीं सकते, वो कौन सा है जो पीडब्ल्यूपी के नीचे है. कौन सा पानी बड़े आराम से खींच सकते हो जो फील्ड कैपेसिटी और ओएमसी के बीच में है. कौन सा पानी आप खींचना चाहते हो, पर कोशिश होनी चाहिए कि ना खींचो, बट अगर आप खींचने पे आओ तो उससे खींच लोगे, लेकिन आप उसकी यील्ड पे फर्क डालोगे. वो कहां पर है, वो पानी कौन सा है, ओएमसी और पीडब्ल्यूपी के बीच में. दिख रहा है, ओएमसी और पीडब्ल्यूपी के बीच में. यहां तक लिखा सबने, ओके. अब मैं आपसे एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछूं, अगर हम चाहते हैं क्रॉप अच्छा ग्रो करे, अगर हम चाहते हैं क्रॉप अच्छा ग्रो करे, तो पानी कहां पर होना चाहिए, एएमसी, रेडली आरएम, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर. अगर हम चाहते हैं अच्छे से ग्रो हो, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मुझे बताओ कि अच्छी ग्रोथ चाहिए, मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए, तो आप आरएम बोलोगे, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर. और वो किसके बीच में है, फील्ड और ओएमसी के बीच. व्हाट इज दिस ओएमसी, लिखो ओएमसी क्या है. ओएमसी बेसिकली उन्होंने एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बना दिया दोनों के बीच में. ओएमसी उसने एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बना दिया दोनों के बीच में. देखिए, it is that moisture level, it is that moisture level it is that moisture level up to which, up to which, up to which, up to which soil moisture can be allowed to deplete. Soil moisture, soil moisture can be allowed to deplete, can be allowed to deplete, can be allowed to deplete, deplete in the root zone, in the root zone, can be allowed to deplete in the root zone without fall in the crop yield, without fall in the crop yield. Without fall in the crop yield. देख लो पीछे, चेक करते हैं. आपने नोट तो कर लिया होगा. अब यहां देखो, ये वो यहां तक, यहां देखिए एक बार सारे, यहां तक पानी गिर सकता है, बट उसकी क्रॉप पे कोई फर्क पड़ेगा, यील्ड पे फर्क पड़ेगा नहीं. तो ये वो लास्ट बाउंड्री लाइन है, यहां तक आप पानी गिरा सकते हो, खींच भी लोगे यहां तक लास्ट तक आके, तब भी क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाएगी. ओएमसी को वो एक उन्होंने बेसिकली डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बनाया इन दोनों के बीच में. समझ आ गया, बाउंड्री लाइन बनाई. क्या ये सबको समझ आया, क्या ये क्लियर है सबके लिए. अगर ये समझ आ गया तो मेरे कहने में ये मैं बता दूं, गारंटेड आपका एक क्वेश्चन यहां से पक्का हो जाएगा. आपको इसी के आसपास उन्हें क्वेश्चन बनाना है. इसमें न्यूमेरिकल कैसा बनता है, वो फॉर्मूला क्या पूछते हैं वो लिखते हैं. लिखो इसके बाद. ऑनलाइन में क्लियर है, पहले बताओ जल्दी से. कोई स्टेटमेंट रिपीट करनी है, जल्दी बताओ. क्लियर है सबको, क्लियर. चलिए, अब सभी यहां पर ध्यान देना, न्यूमेरिकली क्या पूछ सकता है वो यहां पर. न्यूमेरिकली वो यहां से क्या पूछ सकता है. आपसे पूछ सकता है कि अगर मुझे रेडली अवेलेबल मॉइस्चर चाहिए,
रेडिली अवेलेबल समझ गए कौन सा है, जो आराम से खींच सकते हैं, तो उसकी डेप्थ ऑफ वाटर निकाल के दो, डेप्थ पूछ सकते हैं, हर केस में वो डेप्थ ही पूछेगा। तो ध्यान से सुनना, एक आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूं कैसे याद रखना है। डेप्थ ऑफ वाटर, गामा ऑफ ड्राई सॉइल, गामा ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ रूट जोन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू फील्ड कैपेसिटी। सुनो, जो टर्म मैं यहां लगाऊंगा ना, ये पानी मुझे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग दे देगा। अगर मैं यहाँ फील्ड कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे डेप्थ ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में दे देगा, फील्ड कैपेसिटी के। जैसे अगर मैंने यहां लिखा गामा डी ड्राई सॉइल का अपॉन गामा डब्ल्यू डेप्थ ऑफ रूट जोन डॉट पी डब्ल्यू पी, अब ये कौन सा डेप्थ ऑफ वाटर मुझे दे देगा, जो पी डब्ल्यू पी के नीचे वाला पानी है। समझ आया? अब दोनों फॉर्मूलाज को नोटिस करो, द ओनली डिफरेंस इन दीज फॉर्मूलाज आर, इधर एफ सी लिख दिया और इधर क्या लिखिए, और अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, डिफरेंस करूं, तो जो मुझे अब डेप्थ ऑफ वाटर मिलेगा, जो मुझे अब डेप्थ ऑफ वाटर मिलेगा, दैट विल बी गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू डेप्थ ऑफ रूट जोन फील्ड कैपेसिटी माइनस, ये कौन सा पानी मिलेगा, ये आ गया डेप्थ ऑफ वाटर कौन सा, अवेलेबल मॉइस्चर। क्या ये बात समझ आई? ऐसे करना है आपको। क्या क्या मुझे बताओ कितना पानी अवेलेबल है, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस करना। अगर वो कहता है मुझे डेप्थ ऑफ वाटर रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर का चाहिए, तो आपने क्या करना है, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू डेप्थ ऑफ रूट जोन ब्रैकेट फील्ड कैपेसिटी माइनस, वेरी गुड, ओएमसी। समझ आया? जैसा डेटा उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग को बना देना। नोट करो पहले इसको। हाँ, नहीं नहीं वो फिक्स नहीं, हाँ वो फिक्स नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन में कर सकते हो, ऐसे न्यूमेरिकली नहीं। नहीं, वो चेंज कर सकता है वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, इसको डिराइव करने के लिए फिर मेरे को आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ता, कितना वाटर सॉइल में एंटर कर रहा था, फिर कॉन्सेप्ट लगाता, वही वॉइड्स को कॉन्सेप्ट लगता, वहां से निकलता। बट कोई भी रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता है, प्रूव्ड रिजल्ट होता है। ये रिलेशन डेवलप होता है फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज करके। फील्ड कैपेसिटी का अपना एक अपना फॉर्मूला होता है रेशो का, वेट ऑफ वाटर इन द सॉइल एंटरिंग डिवाइड वेट ऑफ सेम वाटर सेम सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, तो उससे रिलेशन से डिराइव होता है। रोजेज करके मतलब, हम्म, नहीं ये मॉइस्चर कंटेंट है, ये दोनों टर्म्स मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर कंटेंट्स है, ये नहीं है, ये मॉइस्चर कंटेंट्स है। हाँ तो ले ले, लेकिन वो सेम चीज़ नहीं है, ये मॉइस्चर कंटेंट्स बनेंगे, आप बना परसेंटेज है तो वही चीज़ बनाई है उसने। ये बेसिकली टर्म होता है, ये रिलेशन कहाँ से आता है, फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है कि कितना वेट ऑफ वाटर है आपका जो सॉइल में जा रहा है, डिवाइड बाय कितना एग्जैक्टली मतलब आप उसी वेट को इन टर्म्स ऑफ ड्राई वॉल्यूम करोगे, ड्राई सॉइल करोगे, वहाँ से डिराइव होता है ये। बट रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी, आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैंने बताया। अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं इसमें। अब मैं आज जो जितने भी क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, ये सारे टिल डेट हमने जो पिछले 2 से 3 दिन से टॉपिक्स पढ़े हैं, सबके क्वेश्चन इसके अंदर अब हम करेंगे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से। पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर
is diverted to a 32 hectare field. मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 meter cube per second of water is diverted to a 32 hectare field. 32 hectare field for 4 hours. For 4 hours. लिख दिया, full stop. Soil after irrigation shows that 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 0.3 meter of water had been stored in the root zone. 0.3 meter of water had stored in the root zone. Stored in the root zone. अच्छा क्वेश्चन है, सोच के आप करना, निकाल लोगे आंसर. Find the water application efficiency. Find the water application efficiency. Find the water application efficiency. 2 मिनट का टाइमर है इसके लिए आपके पास. कितने पेज पीछे जा रहे हो? इतना पीछे थोड़ी है. वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है? कितना वाटर रूट्स में गया डिवाइड बाय कितना वाटर फील्ड में था. चाहे इन टर्म्स ऑफ डेप्थ कर लो, चाहे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कर दो, तो वहां से देखो सब कुछ दिया हुआ है. एक ऑनलाइन आंसर आया 66.67%. लेट मी चेक. 66.67% सही आंसर है. बिल्कुल सही आंसर है. वेरी गुड. 67 66 चलेगा आंसर. प्रियांशु गलत है, सिमरन सही आंसर है, चलेगा 67 आंसर. चलो लेट स्टार्ट. 2-2.5 मिनट का टाइम दिया आपको मैंने सोचने के लिए. अब आप यहाँ देखिए क्या गलती कर रहे थे. सबसे पहले देखो निकालना क्या था.
या तो ये डेप्थ ऑफ वाटर रूट जोन में कितना है डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ वाटर फील्ड में कितना है, ऐसा बोल सकते हो, या इन टर्म्स ऑफ क्या बोल सकते हो, वॉल्यूम। उसने बोल दिया आफ्टर इरिगेशन रूट्स में कितना गया पानी, तो मेरे पास डेप्थ ऑफ वाटर रूट जोन का था, बट फील्ड में कितना है वो नहीं मुझे भी पता। लेकिन उसने ये बोला, ये देखो डेटा देखते जाओ, आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन को अप्रोच के लिए स्टक ही हो जाते हो कि देखना, ओके डिस्चार्ज दिया है, हेक्टेयर मतलब एरिया दिया है, साथ में उसने क्या दिया, टाइम दिया हुआ है। क्या कोई ये बेसिक, ये क्लास में मैंने इनके बीच में, ये एक इंजीनियर को पता होना चाहिए कि अच्छा डिस्चार्ज होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब मतलब होता है वॉल्यूम, सेकेंड मतलब होता है टाइम। तो मतलब जो डिस्चार्ज होता है वो वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। ये मेरा काम नहीं, ये आपको यूनिट देख के सीखना है और यूनिट्स को ब्रेक करना। ओके वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू थर्ड डायमेंशन, एरिया इंटू डेप्थ। वॉल्यूम मतलब एरिया को जब हम डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम दिया हुआ है नीचे, टाइम इज इक्वल टू डिस्चार्ज इधर क्यू। देखते रहो, एरिया मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, ऊपर डिस्चार्ज मेरे पास है, ठीक है। अब मैं यहां पर डेप्थ निकाल, डेप्थ मिल जाएगा मुझे क्योंकि ये तो फील्ड पे आ रहा है ना, एरिया कहाँ का है, फील्ड का है ना ये। अब देखो एरिया 32 हेक्टेयर, हेक्टेयर को लिखेंगे 10⁴ मीटर स्क्वायर। डेप्थ को डी छोड़ दिया फील्ड का, डिवाइडेड बाय टाइम 4 आवर्स, दूसरा आवर्स में नहीं वो सेकंड्स में, आर 1 आवर, एक आवर में 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकंड्स, तो 60 इंटू 60 किया। और यहां पर डिस्चार्ज कितना था 10, यहां से डेप्थ ऑफ द फील्ड निकल जाएगा, वाटर इन द फील्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना आता है, कितना आता है ये, निकाला किसी ने, 10 इंटू 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10⁴। एक दो तीन, तीन जीरो कटेंगे, ये एक जीरो रह जाएगा, 6 6 36, 36 इंटू 4, ये भी कट जाता है, सारी टर्म्स कटती हैं, 8 से कटेगा ये, 8 आ जाएगा नीचे, 6 6 36, 36/80 कितना आता है, चेक किया, करो चेक कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 36 36/80 कितना आ रहा है, 0.45, करो 0.345, अप्रोक्सीमेटली 66.6%। बेसिक इतनी मुश्किल कैलकुलेशन तो थी नहीं इसमें, सिंपल था, 36/80 किया, सॉल्व किया, वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया, 66.67%। अगर ये लगता है कि व्हाट इज एफिशिएंसी पूछेगा पेपर में तो आप गलत सोच रहे हो। आपको मुझे तो फॉर्मूला आता था, फॉर्मूला वो पूछेगा नहीं, अप्लाई करना पूछेगा। यस यस, इट इज ऑल्सो राइट अप्रोच, आपने सही किया है। वैसे भी कर सकते हो। क्लियर है क्वेश्चन सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ऑनलाइन में क्लियर है सबको कैसे निकाला ये, 66 बोलो 67 बोलो, इतना चलता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, अगला प्रॉब्लम। what is the available moisture what is the moisture depth available what is the moisture depth available what is the moisture depth available
what is the moisture depth available in the root zone of 1 meter depth soil? In a root zone of 1 meter depth soil, if the dry weight of the soil is 1.5 gram per cc, field capacity 30%, permanent wilting point 10%. चलो, इस क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा 1.5 मिनट, बिना कैलकुलेटर के करना है। 1.5 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड्स काफी है इस क्वेश्चन के लिए। आंसर निकाल के दीजिए। आंसर मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ एमएम, एमएम में आंसर चाहिए। क्या आंसर आएगा? आज ही पढ़ा फॉर्मूला, पीछे लिखा होगा। थर्टी थ्री 33 mm नहीं, क्या ऊपर नीचे मतलब? वो तो ऑटोमेटिकली आपको वही मिलती है। यही तो मिलेगा। चलो टाइम अप। देखिए इधर, सिमरन सही आंसर है, आरएस ठीक है, आदिल गलत आंसर है आपका। चेक करो इसको एक बार, गलती होनी नहीं चाहिए थी, बेसिक सा क्वेश्चन था। अभी पढ़ा आपने मेरे साथ डेप्थ ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन। आपको अवेलेबल बोला हुआ तो उसने फील्ड कैपेसिटी भी दिया हुआ था और पीडब्ल्यूपी भी दिया हुआ था, उनका डिफरेंस कर लेंगे। तो फील्ड कैपेसिटी कितना है? 30%, 0.3, 0.1। डेप्थ ऑफ रूट जोन कितना दिया था? 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। अब ये गामाज है, मेरे को यहाँ डेंसिटीज दी हुई है, कहाँ गया? तो मैं डेंसिटी में लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, देखते रहना। ड्राई डेंसिटी दी थी 1.5 और वाटर की डेंसिटी ग्राम्स में कितनी होती है? 1। तो ये आंसर हो गया 1.5 इंटू 1। अब ये ऊपर नीचे कट गया ना सारा, अभी मीटर में चल रहा है 0.2। इसको सॉल्व किया, 15, पूरा ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, 15/10 इंटू 2 यहाँ पर 10, 30 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.3 मीटर आंसर आता है। एमएम में मांगा था तो 300 mm हो गया, 300 mm। क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में? 300 राइट आंसर। क्या गलती होगी थी? नहीं नहीं, आरजेड है, डेप्थ ऑफ रूट जोन। अब रखो रखो भी बस, अभी रुक जो, टाइम लगेगा ना अभी। हाँ आफ्टर क्लास इनका रिजल्ट अपलोड कर देना, ऑफ ऑनलाइन वालों का भी। अच्छा ध्यान से इधर देखना, समझना इस चीज को। ये चीज हमेशा मैंने किस में पुट करनी होती है?
डेसिमल्स में, मतलब 30% और डेसिमल। दूसरी चीज, हमेशा ये याद रखना, बेशक इधर फॉर्मूले में गामा लिखा है और गामा नहीं दिया था ना उसने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डेंसिटी लिख दो, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ये कट जाएगा, तो इसलिए घबराना नहीं कि हो ये तो ग्राम सेंटीमीटर में था, ये मीटर में, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये कट जाएगा, जो ये यूनिट होगा वही आंसर देगा वो आपको। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो, मैंने बताया था आपको पहले भी। हाँ हाँ, तो जो उसने यहाँ लिखा हुआ है वही यूज करो, तो उसको वेट में भी कन्वर्ट कर लेगा तब भी तेरे वो कट ही जाएगा। वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो यूनिट होता है प्रेफरेंस उसको दो। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टेज, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टेज, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ रूट जोन इन एमकेएस यूनिट एंड ड्राई वेट इन सीजीएस यूनिट इज इन डिफरेंट, हाँ डिफरेंट तो रहेगी वैल्यू, लेकिन वो ऊपर नीचे सेम चीज है वो तो कट जाएगा ना, तो उस यूनिट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। पहले ये क्वेश्चन लिखना, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टेज of the growth of the crop, during a particular stage of the growth of the crop, consumptive use of water is, consumptive use of water is, कल पढ़ा था consumptive use, 2.8 mm per day, 2.8 mm per day, full stop. If the amount of water available in the soil is, amount of water available in the soil is, available in the soil is 25% of, 25% of 80 mm, 25% of 80 mm depth of water, 25% of 80 mm depth of water, depth of water. Next, what is the frequency of irrigation? What is the frequency of irrigation in days? जब भी फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करेगा मतलब वो डेज पूछ रहा है। चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचो, आंसर दो। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। कितना डेज आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं है। ऑनलाइन में किसी का आंसर, 30 सेकेंड्स और दूंगा फिर स्टार्ट करेंगे। अप्रोच तो बनाओ, अब दोनों अप्रोच तो कुछ तो, जो डेटा लिखा है वो तो अप्रोच बनाओ कि जैसे शुरू कैसे होगा, डेटा क्या क्या है आपके पास उन सबको अप्लाई करो। 0.7 तो कम होगी ना, इतना एक तो ये तो एक दिन भी नहीं हुआ।
कितने डेज? नहीं, ऑप्शन नहीं है 5। 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप अप्रोच गलत बना रहे हो। 8 देखते हैं, टाइम्स अप। 8 मेरे को ऑप्शन नहीं पता, 8 है, 8 ऑप्शन नहीं है। चलो देखो, क्या सोच रहे थे आप, कैसे अप्लाई करना था वो देखो। कंजप्टिव यूज मतलब हर दिन कितना पानी लगना है। अगर आपको टोटल दिन मिल जाए या टोटल पानी मिल जाए तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए बोल रहे हैं ना वो। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने डेज। आपको हर दिन का पता है, आपको टोटल नहीं पता। जैसे मैं आपको बोलता हूं, हर दिन हम सपोज हमने टोटल 10 आवर्स का ये सब्जेक्ट है, सपोज ऐसे बोलता हूं मैं इजी रखने के लिए, 10 आवर्स का ये सब्जेक्ट है, हम हर दिन 1 आवर पढ़ रहे हैं, तो कितने डेज चलेगा सब्जेक्ट? आपने कहा 10 दिन। यही करना था इसमें, आपको टोटल पानी निकालना था। हर दिन का पानी दिया था, टोटल को हर दिन से डिवाइड करना, नंबर ऑफ डेज मिल जाता। अब हर दिन का पानी नहीं निकाल पाया, वो देखो कैसे। टोटल डेप्थ जो चाहिए पानी की वो कितनी चाहिए? 80। देखते रहना, 80 की डेप्थ चाहिए उसको। और उसमें अभी करंटली अवेलेबल कितना है? अगर इतना अवेलेबल है तो इतने के लिए थोड़ी इरिगेशन करें, जो खत्म है उसके लिए इरिगेशन करना है ना हमें। कंजप्टिव यूज मतलब पानी डालना है हमने। हमने किसके लिए डाला? जो पानी खत्म हो चुका है, ना कि जो बचा हुआ है। तो अगर 25% है तो 75% नहीं होगा। चलो वो भी उल्टे ऐसे सोचते, 25% ऑफ 80 करते 1/4 कितना हो गया? हाँ, 20। तो मतलब अगर ये 80 mm की डेप्थ थी पानी की, जो हमारे को चाहिए चाहिए होती है, अभी करंटली जो अवेलेबल पानी है वो इस जगह पर है, डॉट लगा दिया, नीचे हो गया कितना? 20। ये 20 कैसे आया? 25% ऑफ क्या किया? 80। 1/4 कर लो, आ जाएगा 25%। लेकिन हमें अवेलेबल पानी से क्या मतलब है? मुझे तो ये समझ आ गया कि पानी यहां तक होना चाहिए था, खत्म होता 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 पानी यहां पहुंच चुका है, करंटली पानी यहां पर है। तो मुझे इरिगेशन करवाना है, मुझे पानी भेजना है, ताकि ये वापस से टेबल चार्ज होकर यहां पहुंच जाए। तो मुझे किसके लिए इरिगेशन चाहिए? 75% के लिए। तो अगर 80% टोटल था, 20% बचा हुआ है, तो जो मुझे जिसके लिए पानी भेजना है वो कितने के लिए भेजना है? 60 के लिए। क्या ये बात समझ आई? तो मुझे टोटल जो इरिगेशन चाहिए, सप्लाई चाहिए, वो चाहिए मुझे किसके लिए? 60 mm के लिए। हर दिन हम कितना भेज रहे हैं? तो नंबर ऑफ डेज, इतना पानी हम कितने डेज में पूरा करेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 2.8 करो, उसको कितना आता है? 600/28 अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 21 दिन टोटल लगेंगे, जिसमें हर दिन आप 2.8 2.8 2.8 करते जाओगे और 60 mm का पानी फुलफिल करोगे। समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, सही बता रहा हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आपने शायद अगर पहले कभी किया होता तो आपको आता होता, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। कंजप्टिव यूज मैंने स्पेशली बोला पर डे होता है वो। अब आप कौन सा किसको डिवाइड करके 5 7 निकाल रहे हैं मुझे नहीं पता। तो वो आपने यहाँ पर अवेलेबल, अगर पानी उतना अवेलेबल है उसकी थोड़ी इरिगेशन करेंगे पानी। हाँ तो पानी तो, हाँ हाँ 25%। तो डल भी तो रहा है पानी ऊपर से, हमने डालना है ना पानी, हमें तो ये पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ डे। ये तो अवेलेबल है, अब ये अवेलेबल क्या पता रेनफॉल से आया हो, हमें थोड़ी पता है। हमें जो इरिगेशन से चाहिए वो तो मिसिंग वाले डेटा का चाहिए होगा ना। ये तुझे खुद क्या पता ये रेनफॉल ने दे दिया हो पानी। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन नहीं का मतलब होता है यहाँ पर आपको कितने दिन तक पानी देना है, वो तो उसने दे दिया साथ में कि ये टोटल डे हर दिन इतना पानी है। हर दिन तो हर दिन इतना है, नंबर ऑफ डेज बता देगा ये, इतने डेज तक ये चलेगा। वो हाँ, वो बेस करा दिया वो क्वेश्चन आपको मैंने, डेल्टा ड्यूटी का, हर कितने कितने दिन के बाद देना है। तो ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या बताई इसने कि 7 डे 21 डेज का पीरियड रहेगा, जिसमें आपका टोटल हर दिन के हिसाब से, हर दिन अगर इतना प्रोवाइड करेंगे तो 21 दिन के अंदर हम ये इतनी जो उसकी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है पूरी कर देंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी को ऑनलाइन में दिक्कत थी, ये देखो आपको ये समझ आ गया होगा फिर भी कंजप्टिव यूज क्या था। दिक्कत आप लोगों को कहाँ आई? यहां पर मैं और मेरे पास के दो क्वेश्चन थे, मैंने जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन दिया। एक क्वेश्चन था 50% ऑफ दिस,
तो 50% में तुक्का भी चल जाता, आपको कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता। आप कहते 50%, आप आंसर बता देते मुझे, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने जानबूझ के वैल्यू चेंज की, क्योंकि 25% पानी इसका अवेलेबल है, उसको आप नहीं बेच रहे, वो है, ये खत्म हो चुका है। अब आप मुझे बताओ, घर में, आपके घर में सबके टंकी लगी है ऊपर, कब भरते हो उसमें पानी? जब फुल होता है, उसमें खत्म होने लगता है ना। सेम गोज विद दिस, कि पानी इतना हो गया है, इतना खत्म हो गया, तो मुझे डालना पड़ेगा। कहता हर दिन हम इतना पानी यूज करवा रहे हैं 2.8, तो मुझे 21 दिन, मुझे हमेशा जो चीज खाली हो चुकी है उसके लिए अप्लाई करना होता है। तो 60 कैसे निकला? 25% अवेलेबल था, या आप सीधे बोलते 75% नहीं अवेलेबल था, वो निकाल लेते, बट मैंने 25 निकाल के 80 में से माइनस करके 60 फाइंड आउट किया। उसके बाद मैंने 60 डिवाइड बाय 2.8 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। इसके क्वेश्चन घर जाके लगाना, सिर्फ कैनाल्स के क्वेश्चन नहीं लगेंगे, बाकी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नोट्स के बाहर से होगा, सब क्वेश्चन लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन, the discharge capacity required, the discharge capacity required, the discharge capacity required, मैं इसको थोड़ा बंद कर दें दरवाजे को। The discharge capacity required at the outlet, at the outlet, at the outlet to irrigate, to irrigate 2600 hectares, to irrigate 2600 hectares, to irrigate 2600 hectares of sugarcane, of sugarcane, of sugarcane, ठीक है। नेक्स्ट, the core depth is 17 centimeter, core depth 17 centimeter, core period 30 days, core period 30 days, find the discharge, वो स्टार्टिंग में बोल दिया था ना, फाइंड द, हाँ बस बोला हुआ ना, मीटर क्यूब पर सेकंड में आंसर चाहिए। टाइमिंग मिलेगी आपको 1.5 मिनट, 1.5 मिनट है आपके पास टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सोचो, सॉल्व करो, कैलकुलेटर यूज करना कर लो। अगर आप पीछे कोई डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला ढूंढ रहे हो जहां पर ये सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा, ये थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। दिया क्या डेटा, वो पहले गिवन डेटा लिखो। अगर आप अभी भी उसी जोन में हो कि यार सीधा सीधा मुझे फॉर्मूला देके डाल के आंसर निकाल दो, फ्री नहीं, अप्रोच बनानी पड़ेगी। डेटा देखो क्या दिया हुआ है, उससे कहाँ तक पहुंचना है, क्या क्या चीजें मैंने पढ़ी हैं। या तो आप रिवाइज नहीं कर रहे,
रिवाइज करोगे तो ये चीज सामने दिखेगी। 3 4 तो फॉर्मूले हैं टोटल इरिगेशन में, उन्हीं के आसपास घूमते। कितना है 170, देखते हैं 170, 170 तो नहीं है, 170 कुछ ऐसा नहीं होता। आंसर बताओ यार, आंसर बताओ, देख आंसर बताओ कितना आता है। चलो लेट्स सी हमारे पास क्या क्या प्रोवाइडेड था वो देखो। हमारे पास हेक्टेयर दिया हुआ है, एरिया है मेरे पास, हमारे पास डेप्थ दी हुई है, डेप्थ क्या होता है डेल्टा है, हमारे पास बेस पीरियड दिया हुआ है। तो मुझे देखते ही समझ आ गया कि यार ये जब ये डेटा होता है, आप ऐसा पेन तो चलाओ अपना, पीछे क्या ढूंढ रहे हो, पीछे कोई कौन सा इसका कंडीशन मिलेगी। यहां से देख के समझ आता है कि अच्छा ये है ये है, तो आपको क्लिक करना चाहिए अगर पढ़ रहे हो तो। क्लिक ये करेगा कि ओके डी का फॉर्मूला एक पड़ा है या डेल्टा का फॉर्मूला एक पड़ा हुआ है, 8.64 बेस पीरियड अपॉन ड्यूटी। देखते रहो। मैं अगर मुझे निकालना क्या है, मुझे डिस्चार्ज निकालना है, सोचते हैं फिर आराम से। डेल्टा 17 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में यूज करना है तो यहाँ 8 पॉइंट नहीं लगेगा, पता ना दो फॉर्मूलाज होते हैं, या तो मीटर में लिख दो तो 0.17 हो गया। 8.64 बेस पीरियड कितना है 30 डेज, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया ड्यूटी। अभी मैंने आंसर नहीं बताया, ड्यूटी जो भी निकलेगी वो किस में निकलेगी, हेक्टेयर पर क्यूमेक डिस्चार्ज। ये चलता लॉजिक। ड्यूटी निकल गया, एरिया मेरे पास है, डिस्चार्ज मुझे चाहिए, तो डिस्चार्ज इधर किया, एरिया से डिवाइड कर दिया किसको, ड्यूटी को, आंसर आ जाएगा 1705। ऐसे ही कुछ बोल रहे थे, नहीं क्या नहीं कन्वर्ट किया है, तो फिर वो गलत ही होगा ना आंसर। चेक करो कितना आता है, डी कितना आता है, जल्दी से बताओ। आकर्षित सही आंसर है, आदिल सही आंसर है, आर एस सही आंसर है आपका। मुझे वहां से ऑनलाइन वाले डी की वैल्यू बताओ, ड्यूटी कितना आ रहा है 15, कन्वर्ट ऐसे कर इसके हिसाब से 1524, दिस इज योर हेक्टेयर पर क्यूमेक। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, 2600 अपॉन 1524, 1.71 क्यूमेक। अप्रोच बनाओ, अगर रिवीजन का टाइम नहीं मिला सैटरडे को यूज करो टाइम को और इसको सॉल्व करो। अगर इतने क्वेश्चन नहीं होंगे पेपर में तो ये तो आना ही है, दिस इज अ लेवल सेट, ये क्वेश्चन तो बनेंगे बनेंगे। इसलिए कभी भी उस सीधे नहीं थाली में डाल के देगा आपको, आपको खुद सोचना पड़ेगा। अच्छा एरिया दिया है तो एरिया तो इसके अंदर ही छुपा हुआ है, डी निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके आगे चलेंगे। नोटेड। जल्दी बताओ हो गया, कुछ पूछना है इसमें तो बताओ, कैसे अप्रोच बनाई, क्या अप्रोच बनाई, किस तरीके से, ऑनलाइन में क्लियर है सबको। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एन एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ 437 हेक्टेयर्स, agricultural land of 437 hectares is to be irrigated for a particular crop, is to be irrigated for a particular crop, is to be irrigated for a particular crop, full stop. The base period of the crop is 90 days, the base period of the crop is 90 days, the base period of the crop is 90 days, 90 दिन, and the total depth of water required, total depth of water required, total depth of water required, total depth of water required is 105 centimeter, 105 centimeter. Next,
if the rainfall of 15 centimeter occurs, the rainfall of 15 centimeter occurs, अगर 15 सेंटीमीटर की बारिश हो गई, occurs during the base period, during the base period, find the duty of irrigation water, find the duty of irrigation water, find the duty of irrigation water. 2 मिनट का टाइम, ड्यूटी मुझे चाहिए, आंसर है हेक्टेयर पर क्यूमेक में। आंसर निकाल भी दिया किसने? कितना आंसर दिया है? वेरी गुड, सही आंसर आया। सही आंसर है, वेरी गुड। अनुकूल सही आंसर है, आर एस सही आंसर है आपका भी। बिल्कुल सही आंसर है दोनों के। और कोई? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस फ्रेम करना है। कितना है? अप्रोच क्या है? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो फिर कैलकुलेशन में गलती होगी कुछ। निकला? क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? क्या गलती? क्यों ऐसे? 10 क्यों, किस बात में? चलो टाइम्स अप। देखिए इधर, अप्रोच कैसे बनानी। एरिया दिया है, ठीक है, बेस पीरियड दिया है, ठीक है, टोटल डेप्थ दे के रखा है, मतलब क्या दे के रखा है? डेल्टा दे के रखा है। इतना पानी चाहिए था, लेकिन हमने इतना तो बारिश ने ही दे दिया। इरिगेशन को कितना चाहिए होगा, इनका डिफरेंस क्या बोलते हैं? टोटल में से इफेक्टिव रेनफॉल निकाल दो, क्या बोलते हैं इसको? कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। वो देके रखा हुआ है। ये कितना आता माइनस करके? 90। 90 सेंटीमीटर का पानी मुझे चाहिए, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, उन्होंने लिखते ही आंसर दे दिया। 8 पॉइंट, चलो सेंटीमीटर में तो ऐसे चलते हैं, 864 बेस पीरियड अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू क्या? ड्यूटी। क्या था? कुछ सिंपल क्वेश्चन। 864 इधर लिखा, बेस पीरियड कितना है मेरे पास? 90 डेज, नीचे डेल्टा कितना है? 90, कट गया, आंसर इज 864। 1 मिनट भी नहीं लगना था क्वेश्चन को, तो आपने बोला ही नहीं 864। आप निकाल के कुछ भी रखो, तो आगे आंसर ही नहीं आएगा तो क्या करोगे? आपने क्वेश्चन पेपर में निकाला हुआ है, ओएमआर में नहीं भरा है, वो थोड़ी देगा नंबर। कुछ ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, इसका कोई रोल नहीं था। हाँ, इसका रोल आता, अगर मुझे बताओ इधर वो बोलता डिस्चार्ज निकाल के दो, तब उसका रोल आ जाता। तब आप बोलते ये हेक्टेयर पर क्यूमेक और एरिया आपके पास था। 1 लाइनर क्वेश्चन था, 3 लाइनों का क्वेश्चन, स्टेटमेंट एक लाइन की स्टेटमेंट नहीं थी। अब आप इधर माइनस गलत करोगे तो वो आप जिम्मेदार हो उसके लिए, फिर आपकी आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही है।
चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन, मैं सभी न्यूमेरिकल बेस्ड पैटर्न के क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करना। और इसके साथ हम अपना टॉपिक भी एंड करेंगे आज, अगर सही निकाल गए आप तो, नहीं तो चलते जाएंगे क्वेश्चन अभी। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड फ्रॉम एन इरिगेशन फील्ड। फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड फ्रॉम द इरिगेशन फील्ड। Following data were recorded from the irrigation field. Following data were recorded from the irrigation field. Field capacity दी है 20%, permanent wilting point 10%, permanent wilting point 10%, permissible depletion of available moisture content. Permissible depletion of available moisture content या available water, डिप्लीशन हुआ है 50%. Dry unit weight of soil, dry unit weight of soil 1500 kg पर मीटर क्यूब. इफेक्टिव रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल 25 mm. Find the net irrigation requirement per meter depth of soil. Find the net irrigation requirement per meter depth of soil. चलिए 3 मिनट का टाइम दिया मैंने आपको, ज्यादा टाइम दिया, सोच के आंसर दो। एमएम में आंसर चाहिए मुझे। है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, टाइम ज्यादा सोच के लगता होगा मुश्किल क्वेश्चन होगा, बट है कुछ भी नहीं। आराम से डेटा यूज करो, आंसर करो आराम से।
कितना आंसर है? कितने? 50 50 देखते हैं। 50 भी ऑप्शन है। 50 आंसर ऑप्शन है। 75 100 125। चलो लेट्स सी कैसे करना है। अनुकूल सिंह गलत है आपका, बाकी सबका सही है। चलो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। आपको फील्ड कैपेसिटी दिया है, पीडब्ल्यूपी दिया है, इनका डिफरेंस मुझे क्या देगा? मतलब इनके डिफरेंस से मुझे क्या मिलेगा? टोटल अवेलेबल मॉइस्चर निकालते हैं वो। यहाँ पर मीटर डेप्थ लिखा था, डेप्थ ऑफ रूट जोन 1 ले लेना आप, उसने लिख के दिया हुआ है। तो मैंने लिखा डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल टू गामा, कितना दिया गामा? 1500 डिवाइड बाय नीचे कितना है केजी में? 1000। डेप्थ दी हुई है पर मीटर बोला था, 1 कर दिया। पहली फील्ड कैपेसिटी 0.2 माइनस 0.1, सॉल्व किया, ये और ये कटा, ये बन गया 1.5 इंटू 0.1, यही आ रहा है। तो ये बन गया 0.15 मीटर में, तो 15 सेंटीमीटर यही आ रहा था। 15 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब 150 mm। इतना टोटल हमें पानी चाहिए था। अभी तक किसी को कोई डाउट? उसने बोला जरूरत इरिगेशन की तब हुई जब ये डिप्लीशन कितना हुआ? 50% डिप्लीट हो गया, पीछे कितना रह गया? 75। तो अवेलेबल वाटर जो है वो 50% है, वो हो गया 75। और जो इरिगेशन जिसके लिए रिक्वायर्ड है, इरिगेशन कितने के लिए रिक्वायर्ड है, वो भी कितने के लिए रिक्वायर्ड होगा? 75 के लिए। ये अवेलेबल हो गया, ये बचा हुआ, ये जो खत्म हो गया। इसमें से 25 का पानी किसने दे दिया? बारिश ने। तो अगर हमें इतना रिक्वायरमेंट पूरी कर, बट 25 का का पानी तो बारिश दे गया, तो हमें इरिगेशन से रिक्वायरमेंट कितना पूरी करना है? 50 का। तो कितना इरिगेशन रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे? आंसर विल बी 50। अगर ये नहीं होता, रेनफॉल नहीं दिया होता, तो आंसर क्या होता मेरा? 75 होता। समझ आया? नोट कर लो। तूने किसी और तरीके से निकाल दिया? तो वही तो किया हमने। हाँ, अब क्या करना क्या चाहता है? नहीं करना क्या चाहता है, मतलब सही सिस्टमैटिकली करना है, घुमा फिरा के करना है? सो अब मुझे क्या पता तेरी अप्रोच क्या, तो क्या चल रहा है। ये है, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो हर क्वेश्चन निकाल देगा। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको पहले चाहिए था टोटल पानी कितना है। वो कैसे निकला? मेरे पास दो कैपेसिटीज दी हुई थी, मैंने उनको डिफरेंस किया, मुझे अवेलेबल वाटर मिल गया। ये फॉर्मूला होता है गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन। ये 1 कहाँ दिया? सर दिया नहीं था क्वेश्चन में, यहाँ लिखा था पर मीटर डेप्थ, तो मुझे 1 लेके चलना है। दोनों की कैपेसिटीज लिख दी, फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी। डिफरेंस किया, 150 आ गया। और 150 मतलब दिस इज योर, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये अवेलेबल मॉइस्चर। अवेलेबल मॉइस्चर कितना है? 50, सॉरी 150। अब वो कह रहा है, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इरिगेशन की जरूरत तब पड़ेगी जब ये पानी गिर जाएगा कितना? 50%। 50% ये पानी गिर रहा है, तो पीछे रह कितना रहा है? अवेलेबल भी 50, सॉरी 75 होगा, और खत्म भी कितना हो गया? 75। मुझे इरिगेशन किसके लिए करनी होती है? खत्म वाले के लिए करनी होती है। 75 है अंदर, लकीली 50% दिया था आपको, तो दिमाग नहीं जाएगा उस तरफ। लेकिन अगर बोला 30%, तो मुझे पता होना चाहिए अगर 30% अवेलेबल है, 70 खत्म हो गया होगा, तो मुझे खत्म के लिए इरिगेशन करना होता है। तो आ गया 75। अगर वो ये लाइन नहीं लिखता कि रेनफॉल कितनी हो रही है 25 की, तो मुझे इरिगेशन के लिए कितना आंसर मार्क करना पड़ता? 75। लेकिन उसने बोल दिया जितना हमें पानी भेजना है उसमें से 25 तो बारिश दे रही है, तो मुझे इरिगेशन कितने के लिए करना है? 50 के लिए करना है। क्लियर? क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसमें? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाया था कुछ भी नहीं स्टेटमेंट में। क्लियर है यहां तक? इसमें कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन में क्लियर है सबको? अब एक क्वेश्चन अच्छा पूछ रहा है एक लड़का, सर लीचिंग
का फैक्टर लेंगे या नहीं लेंगे? अगर मुझे, जब हमने कल पढ़ा था ऑर्डर, मुझे बताओ, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड इरिगेशन, ग्रॉस। अगर वो क्वेश्चन के अंदर लीचिंग का डेटा देता तो वो इसमें क्या हो जाता, प्लस हो जाता। नहीं दे रहा तो नहीं लेना पड़ेगा। तभी मैंने क्या बोला, अगर रेनफॉल का नहीं दिया है तो नहीं ले सकता मैं, अगर लिया है तो मुझे देना पड़ेगा। इसमें अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो आप प्रिपेयर रहना, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट की जगह सपोज मैंने यहां बोला होता आपको कि फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकाल के दो, तो वो कैसे निकलता? उसके लिए आपको एक एफिशिएंसी भी चाहिए थी। कौन सी? एप्लीकेशन। कल पढ़ा था हमने, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है NIR डिवाइडेड बाय एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो NIR जो भी आता उसको एप्लीकेशन एफिशिएंसी से डिवाइड करते, आपका आंसर आ जाता। अभी इस पे भी क्वेश्चंस हैं, ये वाले आज तो उठाए नहीं मैंने अभी तो बिल्कुल बेसिक जो बन सकते हैं क्वेश्चंस। आपका काम ये होना चाहिए कि आप घर जाके एटलीस्ट, वाटर रिक्वायरमेंट आपको ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट खत्म है, नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आपको पहले 2 चैप्टर के इरिगेशन के क्वेश्चंस, और कल आपका बड़ा यूनिट ऑफ सॉइल भी खत्म होगा, तो सॉइल के पूरे क्वेश्चन, बड़ा यूनिट है वो जिसमें लिक्विड लिमिट्स, प्लास्टिक लिमिट्स, सब कुछ आ रहा है, गामा के ऊपर क्वेश्चन, सब कुछ खत्म करना है। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको बीच में एक दिन का वो भी मिल रहा है, ब्रेक भी मिल रहा है। FM का टेस्ट मैंने आपको बता दिया है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए सैटरडे को अपलोड हो जाएगा। अगर कोई ऑफलाइन में जल्दी देना चाहता है तो वो फ्राइडे को दे सकता है, अदरवाइज वो बाद में भी दे सकता है। ठीक है, मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा। ओके।